Good morning to all dear students. Today we are going to continue chapter 2, Bob Dylan, The Voice of a Generation. So we start from page number 31. Okay. Bob Dylan is the first musician to win the Nobel Prize. Bob Dylan पहले म्यूजिशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इन्हें नोबेल प्राइज़ जो है इनकी लिटरेचर के लिए मिला था. Dylan born Robert Allen Zimmerman in 1941 in Minnesota, began as a folk singer. Dylan जो थे जब उन्होंने जन्म लिया 1941 में मिनेसोटा में, तब उनका नाम था रॉबर्ट एलन जिमरमैन. धीरे धीरे वो एक फोक सिंगर, एक लोक गायक के तौर पर उभरे. The son of a store owner, he taught himself to play the harmonica, guitar and piano at an early age. वो एक स्टोर ओनर के मतलब वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो बहुत रिच नहीं थी. वो एक दुकानदार के मतलब दुकान चलाने वाले व्यक्ति के बच्चे थे. उनके फादर का नाम था अब्राहम जिमरमैन और उनकी मदर थी बेटी. तो वो एक बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन में ही उन्होंने हारमोनिका, गिटार, पियानो ये सब बहुत जल्दी उन्होंने बजाना सीख लिया था. यहाँ हारमोनिका बेटा होता है माउथ ऑर्गन. वो इंस्ट्रूमेंट जो लोग, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लोग मुंह से बजाते हैं. इन the 1960s, with a harmonica and an acoustic guitar, Dylan raised his voice against social injustice, war and racism and became a civil rights campaigner. 1960 में एक ट्रेंड चल गया था जब बॉब डायलन हारमोनिका और acoustic गिटार होता नॉन इलेक्ट्रिक जो हाथ से बजाते मैनुअल, वो बजाते थे और मतलब इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे. वो लोगों को इतना पसंद आता था उनका इस तरीके से गिटार बजाना और ये माउथ ऑर्गन प्ले करना. उन्होंने धीरे धीरे इन जहाँ पे भी तो प्रोटेस्ट होते थे, मतलब इनजस्टिस हो रहा होता था, वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू प्रोटेस्ट करते थे. कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने एक ऐसे कैंपेनिंग चलाई थी कि वो इस तरह के इश्यूज़ पर गाने लिखते और बजाते थे और गाते थे. He recorded an astonishing 300 songs in his first 3 years, including the classic Blowin' in the Wind. उन्होंने 300 बहुत ही बेहतरीन गाने अपने 3 साल में रिकॉर्ड कर लिए थे, जिसमें Blowin' in the Wind भी एक बहुत क्लासिक सॉन्ग है उनका. In 1963, he sang at the iconic procession for the civil rights of African Americans, where Martin Luther King Jr. gave his historic I Have a Dream speech. 1963 में क्योंकि वो इन प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके थे, वो उन्होंने अपने एक आइकॉनिक सॉन्ग सुनाया. ठीक है, उन्होंने जो किस पर बेस्ड था, मार्टिन लूथर जूनियर की हिस्टोरिकल स्पीच पर बेस्ड था, आई हैव अ ड्रीम स्पीच. ठीक है. Dylan gained noticed with his string protest song and became a writer of the anti-war and civil rights movement. धीरे धीरे जो डैलन थे उन्होंने वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि उन्होंने पाई. किसमें, एक तो वो प्रोटेस्ट सॉन्ग्स लिख रहे थे, वो एंटी वॉर के राइटर बन गए थे. वो कहीं पे भी कोई भी भेदभाव हो रहा होता था वहाँ के मूवमेंट्स में, सिविल राइट्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे. Dylan moved on the rock and roll and amazed listener with his interpretation of literature and folk tradition. धीरे धीरे डैलन जो हैं वो एक रॉक एंड रोल मतलब एक रॉक स्टार बन गए. उन्होंने अपना पूरा हुलिया, अपना पूरा हेयर स्टाइल, कपड़े सब कुछ चेंज कर लिया था और बहुत अच्छे वो एक लिटरेचर ऑफ फोक ट्रेडिशन के सॉन्ग्स, अपनी जितनी भी नॉलेज थी वो उसमें लगा के अपने ओपिनियन से वो बड़े अच्छे गाने बना के उसे पेश करते थे और लोग जो हैं सुनने वाले वो मदहोश हो जाते थे, उन्हें बहुत पसंद आते थे. Dylan songs, which are prose poems with layers of inner meaning, are instantly recognizable by his distinct nasal twang vocal. डैलन के जो गाने थे, जो पोइट्री बेस्ड गाने थे उनके, उसमें
इतनी चीज़ें, इतनी मीनिंगफुल डेप्थफुल चीज़ें थी जिसे वो इतने अच्छे से पेश करते थे। नेज़ल ट्विंग वोकल होता है कि नाक से भी थोड़ा सा, कई बार देखा सिंगर कुछ अलग अलग स्टाइल में सिंगिंग करते हैं, तो ये डिस्टिंक्टिव मतलब बड़ी अलग सी उनकी एक गाने की एक आवाज़ निकालने की, जिसमें नोज़ भी यूज़ हो रही है, नाक से और गले से एक ऐसी आवाज़ निकालते थे कि लोग उन्हें पहचानने लग गए थे। वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि एक तो वो प्रोटेस्ट सॉन्ग गा रहे थे, ऊपर से मतलब इतना दर्द जिसे कहते हैं ना उनकी आवाज़ में था कि लोग बहुत रिलेट कर रहे थे। A guitarist who played with him once said, "Working with him was like knowing Shakespeare." एक गिटारिस्ट हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो कहते हैं कि बॉब के साथ काम करना ऐसा रहा जैसे कि हम खुद शेक्सपियर को जान रहे हों, क्योंकि वो शेक्सपियर से बहुत प्रभावित थे, उनकी सोच भी उसी तरीके की हो गई थी। द इमेजिनरी ऑफ मिस्टर टैम्बोरिन मैन इज़ ब्यूटीफुल एंड इज़ रियली पोइट्री। यहाँ टैम्बोरिन उनको बोला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हाथ से बजाते हैं, जैसे डफली हो गई ना, जैसे हम लोग डफली बजाते हैं, डफली वगैरह, उस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उसके नाम से उनको बोल रहे हैं। मिस्टर टैम्बोरिन मैन इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ मिस्टर टैम्बोरिन मैन है बॉब डिलन, वो कह रहे हैं वो बेहद ही खूबसूरत है और उनकी पोइट्री भी बहुत खूबसूरत है। Dylan, in a career of more than 50 years, also explored blues and jazz. ब्लूज़ एंड जैज़ एक स्टाइल का म्यूज़िक है जो उन्होंने अपने करियर में एक्सप्लोर किया, मतलब खोजा बनाया है। इन द लेट 1970s, Dylan declared that he had a spiritual rebirth and turned to religion again. 1970 में डेलन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ है, मतलब एक पुनर्जन्म हुआ है, धार्मिक पुनर्जन्म, मतलब उनके अंदर से अब धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी, वो अब धर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। ही रिलीज्ड 3 एल्बम्स ऑफ रिलीजियसली इंस्पायर्ड सॉन्ग्स, और उन्होंने 3 ऐसे धार्मिक एल्बम निकाली उस टाइम। In 1980, he earned his first Grammy Award for the song "Gotta Serve Somebody." 1980 में उन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड मिला, कौन से सॉन्ग के लिए? "Gotta Serve Somebody." In the following years, he won many more awards, और धीरे धीरे उनको और ज़्यादा अवार्ड्स मिलते रहे। Dylan has never been a conformist. Conformist होता है a person who follows tradition, standards of conduct, जो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, मतलब जो भी उनके ट्रेडिशन रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन February 2010, he performed the Times They Are a Changin', backed by Just a Piano at White House for a concert honoring the music from the Civil Rights Movement. 2010 में उन्होंने परफॉर्म किया द टाइम्स दे आर चेंजिंग, और सिर्फ पियानो पे प्ले किया उन्होंने वाइट हाउस के अंदर, वाइट हाउस में जाके उन्होंने ये परफॉर्मेंस की, और ये सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद की है, एक ऑनर देना चाह रहे थे वो। हेयर इज़ व्हाट प्रेसिडेंट ओबामा हैड टू से, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? ओबामा थे। उन्होंने कुछ कहा उनके लिए, ही वुडंट कम टू द रिहर्सल, उन्होंने बोला, ओबामा कह रहे हैं ये लाइन, ही वुडंट कम टू द रिहर्सल, ही से मतलब है यहाँ बॉब, वो बता रहे हैं कि बॉब कभी भी रिहर्सल करने नहीं आए। ही डिडंट वांट टू टेक अ पिक्चर विद मी, उन्हें कभी मेरे साथ कोई फ़ोटो भी क्लिक नहीं करानी, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं तो नॉर्मली लोग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, पर ऐसा कभी भी उन्होंने बॉब ने नहीं किया। ही केम इन एंड प्लेड, वो आए और सीधा अपना सॉन्ग प्ले करने लग गए। ही फिनिशेज द सॉन्ग स्टेप ऑफ द स्टेज, वो उन्होंने अपना सॉन्ग ख़त्म किया। स्टेप ऑफ होता है नीचे उतरना, स्टेज से नीचे उतरे। आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट रो, कम्स अप, शेक्स माई हैंड, सॉर्ट ऑफ टिप्स हिज हैड, गिव्स मी जस्ट अ लिटिल ग्रिन एंड देन लीव्स। वो कहते हैं कि वो आए, सीधा अपना गाना गाया, स्टेज से नीचे उतरे, मैं सबसे आगे की रो में था, मेरे पास आए, मुझसे हाथ मिलाया, सर झुका के मुझसे मिले, और बस अपनी मतलब एक छोटी सी झलक दिखा के वहाँ से वो चले गए। एंड दैट वॉज इट आई थॉट, और उस वक्त उन्होंने सोचा, ओबामा ने सोचा, दैट्स हाउ यू वांट बॉब डिलन राइट। तो
You don't want him to be all grinning with you. You want him to be a little skeptical about the whole enterprise. So that was a real treat. इस टाइम ओबामा कहते हैं कि ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई स्टार आए और वो राष्ट्रपति से कुछ बात ना करे, उसके साथ हंसी मजाक ना करे, उसके साथ टाइम स्पेंड ना करे। वो आए, सीधा उनसे हाथ मिलाया, उनको एक छोटी सी मुस्कान दी और चले गए। और ये जो इसमें आप डाउट नहीं कर सकते, ये सच में एक रियल ट्रीट था, एक रियल सम्मान था जो उन्होंने दिया। When Dylan's Nobel Prize win was announced, there was no response from him for 2 weeks. जिस समय डेलिन को नोबेल प्राइज़ मिलना ऐसा अनाउंसमेंट हुई थी, उस समय डेलिन की तरफ से 2 हफ्ते तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। ही डिड नॉट ट्रैवल टू स्टॉकहोम फॉर द प्राइज सेरेमनी। वो प्राइज सेरेमनी के लिए आए भी नहीं, ट्रैवल तक नहीं किया उन्होंने। स्टॉकहोम जगह का नाम है। पैटी स्मिथ एक खुद भी एक सिंगर है। अनदर सेलिब्रेटेड फोक म्यूजिशियन एक्सेप्टेड द प्राइज एंड परफॉर्म Dylan सॉन्ग्स A Hard Rain's Gonna Fall. Dylan has till date followed his own path. उस समय उनका नोबेल प्राइज़ लेने पैटी स्मिथ आए थे, जो खुद एक फोक सिंगर म्यूजिशियन है। वो आए, उन्होंने उनका अवार्ड लिया और उनका एक सॉन्ग परफॉर्म किया जो था A Hard Rain's Gonna Fall। और आज तक डेलिन अपने इन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो आज भी जीवित हैं और वो बहुत बड़े रॉक स्टार, एक बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, एक बहुत अच्छे लिटरेचर पर्सन हैं, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है दुनिया को अपने इस हुनर से, अपने इस आर्ट से, और वो बेहद फेमस हैं। तो इट्स इनफ नाउ, आवर चैप्टर is finished.